तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। आप किसी भी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते जाओगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा हुआ है, आप उसमें डाइल्यूशन करते जा रहे हो, वाटर ऐड करते जा रहे हो, तो क्या हो रहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होता जा रहा था। ऐसा हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बच्चों कि ऑस्टवाल्ड लॉ का एक्चुअली यूज कहां पर है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्टवाल्ड लॉ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। मैंने आपको बताया था मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो, 1 हो, जिसके पास कितने रिप्लेसेबल H प्लस हो, एक रिप्लेसेबल H प्लस हो। तो अभी हम वीक एसिड और वीक बेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम जो वीक एसिड और वीक बेस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जिनका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, मतलब जिनके पास एक रिप्लेसेबल H प्लस होगा और जिनके पास एक रिप्लेसेबल OH माइनस होगा। ठीक है, तो मोनोबेसिक वीक एसिड मींस वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 रिप्लेसेबल H। तो बच्चों हमने इस तरह से ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था कि एक वीक एसिड है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, इनिशियली आयंस हमें नहीं मिले हैं, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम पर जितना ये आयनाइज या डिसोशिएट होगा उतने ही आयंस इक्विलिब्रियम पर हमें फॉर्म होंगे। तो सपोज हमने ये पढ़ा था ऑस्टवाल्ड में कि C माइनस सी अल्फा इसमें से डिसोशिएट होता है, तो ये C अल्फा और C अल्फा फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्चुअली अब हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का यूज करके इस वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही वीक एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, which is equal to active masses of product upon active masses of reactant at equilibrium। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां से हमने C को कॉमन लिया। अब एक C से एक C हमारा ये कैंसिल आउट हो गया और आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और बच्चों हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, इसलिए हम यहां 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। तो मेरे पास रिलेशन आएगा K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? यही हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था, वेयर K इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप यहां पर देखो बच्चों अच्छे से, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, C अल्फा के इक्वल है। तो यहां से एक रिलेशन हमें और पता लगा कि H प्लस इज इक्वल्स टू C अल्फा। ये बच्चों में डायरेक्ट लर्न भी रखना है। ओके, हम यहां पर मोनोबेसिक वीक एसिड की स्टडी कर रहे हैं। अब हम इसको, हमने अभी भी जस्ट पढ़ा K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट K अपॉन C। यहीं से हमने ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से बच्चों हम क्या करते हैं, इस अल्फा की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने पुट कर दिया बच्चों। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, ये जो C होता है ना बच्चों, इस C को जब हम अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे, जब हम इस C को अंडर रूट के अंदर लेकर जाते हैं तो मैथमेटिकली ये होता है कि ये स्क्वायर में हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्क्वायर को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं KA इंटू C स्क्वायर अपॉन C। ये हमारे पास हुआ बच्चों। ठीक है, अब एक C से एक C हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म आया है। वैसे बच्चों हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज डेरिवेशंस का यहाँ क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं है। जो डायरेक्ट कंक्लूजन्स और फॉर्मूले हमारे पास आएंगे एक्चुअली हमें वही याद रखने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। नाउ pH निकालना है, pH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है
H प्लस की इस वैल्यू को मैं pH के इस फॉर्मूले में यहां पे पुट कर देता हूं, मैंने पुट कर दिया। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, पावर हाफ कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, पावर हाफ आगे आ गया। एंड log A इंटू बी, log A प्लस log B। ओके बच्चों, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस log के ए, पी के ए के इक्वल होता है, तो बच्चों हमने इस माइनस log के ए की जगह लिख दिया पी के ए। तो ये इसका डेरिवेशन हुआ, तो हमारे पास ये पीएच का फॉर्मूला आ गया फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। अब सेम डेरिवेशन बच्चों हम वीक बेस के लिए करेंगे, बट हमें डेरिवेशन पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट वीक बेस में रहेगा, बस वहां H प्लस की जगह पर OH माइनस आ जाएगा और Ka को वहां पर Kb कहेंगे, दैट इज वीक बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। हाँ, पीएच की जगह वहां पर POH आ जाएगा और फिर पीएच निकालने के लिए याद करो हमने क्या पढ़ा था, 14 माइनस POH। तो पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों हमें। तो सिमिलर एक्सप्रेशंस कैन बी डिराइव्ड फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस। मान लेते हैं कोई BOH है, उसमें हमको OH माइनस मिलेगा, तो यहां बच्चों हमारे पास हो जाएगा OH माइनस इक्वल्स टू C अल्फा, और इसके लिए अब हम यूज करेंगे Kb, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो ये हमारे पास समरी हो गई बच्चों। ये हमें डायरेक्ट फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए, डेरिवेशन का एज सच कहीं वैसे कोई यूज नहीं है। तो K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, H प्लस इक्वल्स टू C अल्फा, अल्फा की हमने यहां से वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट K इंटू C। पीएच का ये बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने यहां से H प्लस की वैल्यू पुट की थी और ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला आ गया फॉर मोनोबेसिक एसिड। अब सेम रिलेशंस हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, बेस के लिए। देखो K की जगह पर क्या हो गया, Kb, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। H प्लस की जगह कौन, OH माइनस, POH, और फिर pH निकालने के लिए 14 माइनस POH करेंगे तो हमारे पास pH आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे फिर, pH निकालने के लिए 14 माइनस POH, ठीक है। और यहां पर जो pK है वो कौन है बच्चों, माइनस log Ka, और pKb कौन है, माइनस log Kb। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो ये फॉर्मुलेज हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। ये बच्चों बहुत इजीली समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनके बीच का बॉन्ड वीक होता जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डिसोसिएशन इंक्रीज होना मतलब आयनाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, जिससे कि अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। और वैसे भी बच्चों ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब आयनाइजेशन बढ़ता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों डाइल्यूशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि डाइल्यूशन या वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका अल्फा 100% होता है, तो वो 100% आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100% से कम होता है, वो 100% आयनाइज नहीं हो पाते हैं, और इसी के लिए हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इजी है। अब अगर हम बच्चों इसमें नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस। नाउ बच्चों व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे कि सॉल्वेंट किसी कंपाउंड को आयनाइज करता है। तो इट इज अ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। कि सपोज मेरे पास ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, मैंने इसमें वाटर डालता गया, तो वाटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कैटायन और एनायन
सपोज ये एक कैटायन एक एनायन है, कैटायन और एनायन के बीच में वाटर आता जाएगा और दोनों को दूर करता जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे सॉल्वेंट कैटायन और एनायन के बीच में आता जाएगा और दोनों को सेपरेट करता जाएगा, दूर करता जाएगा, दैट मीन्स आयनाइजेशन इंक्रीज करता जाएगा। तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा, मतलब उसकी किसी भी आयनिक कंपाउंड को आयनाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा, टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट टू आयनाइज द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करने की टेंडेंसी, तो इसका मतलब अल्फा इंक्रीजेस, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। क्लियर है बच्चों? तो जैसे कि हम एग्जांपल देखें, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम माना जाता है, दैट इज 81। उससे कम होता है हैवी वाटर D2O, फिर बेंजीन, और सबसे कम होता है CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसमें अगर हम किसी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है सपोज हमारा, इसमें अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो वो आयनाइज नहीं हो पाएगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसमें बच्चों थोड़ा सा डिसॉल्व होगा, इसमें थोड़ा और ज्यादा, और इसमें तो वाटर में किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप डालोगे तो उसका आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा कंपैरिजन टू देम। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इसमें अल्फा सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मिक्सिंग ऑफ आयंस। दिस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें आगे भी चैप्टर में काम आता है। एक इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ आयंस। यहां हमें पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। देखते हैं बच्चों क्या है। फर्स्ट कॉमन आयन इफेक्ट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक कॉमन आयन है, इज मिक्स्ड विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मेरे पास एक कंटेनर में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, मैं बाहर से उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई आयन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यानी आप बाहर से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उसमें एक आयन ऐसा है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन है, मतलब सेम है, तो क्या होगा? देन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड। तो बाहर से जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, अगर उसमें एक आयन ऐसा है जो कॉमन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा है, सेम, तो वो क्या करेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को डिक्रीज कर देगा। क्लियर? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। और ये बच्चों हम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं उसी को फॉलो करके बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल है सोडियम एसीटेट विद CH3COH सॉल्यूशन। ये मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेरे पास वीक एसिड है, और ये सॉल्ट है बच्चों। सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मेरे पास कंटेनर में पहले से वीक एसिड है, ठीक है, मैंने उसमें बाहर से सोडियम एसीटेट का सॉल्ट डाला, तो क्या बच्चों आपको इन दोनों में कोई आयन ऐसा नजर आ रहा है जो कॉमन है? बिल्कुल, देखो आप, CH3COO एंड CH3COO, इट इज अ कॉमन आयन बिटवीन देम। तो क्या होगा उससे? तो सबसे पहले तो बच्चों CH3COH इनिशियली इस तरह से आयनाइज है, कंटेनर में पहले से मेरे पास एसिटिक एसिड है जो कि इस तरह से आयनाइज हो रहा है, ये नॉर्मल बात है। अब हमने इसमें बाहर से डाल दिया सोडियम एसीटेट, CH3COONA डाला, और ये सॉल्ट है। सॉल्ट हमेशा 100% आयनाइज हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हो गए। अब आपको दोनों में कोई कॉमन आयन नजर आ रहा है? हाँ, जैसा कि हमने कहा ये इट इज अ कॉमन आयन, और एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। तो एसिटेट आयन CH3COO- आयन का कॉन्सेंट्रेशन पहले से इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। पहले मेरे पास सिर्फ ये था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल थी, जैसे ही मैंने इसमें ये ऐड किया CH3CO- मेरे पास और आ गया कंटेनर में, कहां से? सोडियम एसीटेट से। तो CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब आप प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाते हो
तो रिएक्शन कहां चला जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मुझे एसिटिक एसिड वापस एज इट इज मिलता जा रहा है। दैट मीन्स उसका आयनाइजेशन कम हो रहा है। भाई रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब मुझे ये दोनों इजीली फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आयनाइजेशन कम होता जा रहा है। तो CH3CO माइनस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हुआ जिससे कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CH3COH डिक्रीजेस एंड इट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन पीछे शिफ्ट हुआ, जिससे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन सप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑड आयन इफेक्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉमन आयन। इस बार भी हमारे पास एक कंटेनर में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूं, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग और वीक में कॉमन आयन नहीं है, कोई कॉमन आयन नहीं है, दोनों में ऑड आयन है। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं बच्चों। मेरे पास पहले से एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, और NaOH कौन है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये मेरे पास पहले से इनिशियली प्रेजेंट है लाइक दिस। ये वीक है इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयनाइज हो जाएगा। अब आपको दोनों में कोई कॉमन आयन नजर आ रहा है बच्चों, कोई कॉमन आयन नहीं है दोनों में। जबकि यहां क्या हो रहा है, ये H+ और ये OH- अपोजिट आयन्स हो गए। ये दोनों अपोजिट आयन एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे उल्टा यहां पर, तो ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे बच्चों। दैट इज ऑड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन नहीं है, ऑड आयन है, मतलब अपोजिट आयन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, तो H+ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे H+ कम होता जाएगा तो रिएक्शन आगे शिफ्ट होती जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, H+ डिक्रीज होता जा रहा है, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होती जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। दैट इज ली-चाटेलियर प्रिंसिपल। ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं H+ इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, H+ डिक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी, और रिएक्शन आगे शिफ्ट हो रही है, इट मींस इसका आयनाइजेशन इंक्रीज हो गया है। तो ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट इन दोनों ने रिएक्शन कर ली, वाटर बन गया, H+ डिक्रीजेस, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CH3COH इंक्रीजेस। दैट इज ऑड आयन इफेक्ट। क्लियर बच्चों? अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ इफेक्ट। आपको बताना है इन सब एग्जांपल्स में किस में कॉमन आयन होगा और किस में ऑड आयन इफेक्ट होगा। चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। इट इज वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड इट इज सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या यहां कॉमन आयन इफेक्ट होगा? हाँ, कॉमन आयन के लिए बच्चों आपको क्या देखना है, कॉमन आयन होना चाहिए। तो हाँ, इन दोनों में कॉमन आयन है CH3COO, तो बिल्कुल इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा। सेकंड में चेक करते हैं बच्चों। सेकंड वाले में क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन आयन नजर आ रहा है? नहीं। और दूसरी बात, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सही है। तो कॉमन और ऑड में से कुछ तो होगा, लेकिन कॉमन आयन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आयन है ही नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है। थर्ड वाला चेक करते हैं बच्चों। थर्ड वाले में आपको ये है वीक बेस, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है सॉल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों में कॉमन आयन कौन है, NH4। तो दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें कॉमन आयन होगा। ठीक है। फोर्थ चेक करते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे बच्चों इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन या ऑड होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कॉमन हो या ऑड हो, दोनों में ही एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेयर होना चाहिए। लेकिन यहां तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए हैं, तो इसलिए यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना कॉमन और ना ही ऑड आयन इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? फिफ्थ की बात करते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज वीक बेस। हाँ, कॉमन या ऑड में से एक होगा, क्योंकि वीक के साथ स्ट्रॉन्ग है। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑड आयन है,
क्योंकि इनमें कॉमन आयन तो है नहीं, तो ऑड आयन। सिक्स्थ में चेक करते हैं बच्चों, ये वीक एसिड है और ये एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों में कॉमन आयन है CN, तो हाँ इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो सिक्स्थ में कॉमन आयन इफेक्ट होगा, फर्स्ट में कॉमन था। क्लियर है बच्चों? सेवेंथ में चेक करें तो सेवेंथ में बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो कॉमन आयन और ऑड आयन दोनों ही नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ गई बच्चों बात? तो एक बार यहां से देख लेते हैं हम, फर्स्ट में कॉमन आयन इफेक्ट, सेकंड में कॉमन आयन इफेक्ट, थर्ड में कॉमन आयन इफेक्ट, फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं, सेवेंथ में कोई इफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग साथ आ जाएगा या दोनों वीक आ जाएंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉमन आयन है तो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन नहीं है तो ऑड आयन इफेक्ट। क्लियर बच्चों? ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब हम। फॉर 0.3 मोलर वीक एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको गिवन है, फाइंड आउट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आपको बच्चों Ka की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको पीएच निकालना है। समझ में आ रही है बच्चों बात? वीक एसिड या वीक बेस जब भी आपको दिया होगा तो या तो उसका अल्फा आपको गिवन होगा या आपको उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन होगा। तो करते हैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप। pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग के हम जानते हैं, Ka की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पुट कर दिया। नाउ लॉग x इंटू वाई, लॉग x प्लस लॉग वाई। अब ये -5 कहां आ जाएगा बच्चों? आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, हमने पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 4.40। ये मेरे पास वैल्यू आई है बच्चों pKa की, और ये है वीक एसिड, और वीक एसिड के लिए मोनोबेसिक है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसका पीएच का हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, हाफ pKa माइनस लॉग C। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.3, pKa हम यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। लॉग 0.3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻⁻1, बिल्कुल सही, और लॉग x इंटू वाई, अगेन लॉग x प्लस लॉग वाई। -1 कहां आ जाएगा बच्चों? इसका आगे आ जाएगा, ठीक है, और लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47। सॉल्व किया, मेरे पास आया, ये सॉल्व करने पे -0.53, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, सॉल्व किया, मेरे पास पीएच आ गया 2.46। तो बहुत इजी है, बस फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, बाकी तो सिंपल लॉग की कैलकुलेशंस है जो हम पहले भी सीख चुके हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 0.1 m वीक एसिड, एक एसिड है वीक Ha, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है जैसे अभी हमको लास्ट क्वेश्चन में गिवन था। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आपको अल्फा निकालना है, पीएच निकालना है, तो करते हैं बच्चों सेम उसी तरह से है। सबसे पहले Ha इस तरह से आयनाइज होगा, वीक एसिड है, रिवर्सिबल होगा। Ka हमें गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर हमने फॉर्मूला पढ़ा था फॉर वीक एसिड। बेस होगा तो Kb लिख देंगे हम। अब Ka मुझे गिवन है, C मुझे गिवन है, तो अल्फा इक्वल्स टू √Ka/C। Ka मैंने यहां पुट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, ये -1 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 का अंडर रूट 10⁻⁻3। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों? यहां से मेरे पास यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई। एक आंसर तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब दूसरा पीएच, तो पीएच का तो डायरेक्ट फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास, हाफ pKa माइनस लॉग C, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं H प्लस इक्वल्स टू C अल्फा से H प्लस निकाल लेते हैं, फिर उससे पीएच निकाल लेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास, तो बच्चों H प्लस इक्वल्स टू C अल्फा, C हमारे पास है, अल्फा हम यहां से निकाल चुके हैं, मेरे पास यहां से H प्लस की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको पीएच के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, यहां ये -4 आगे आ जाएगा, पीएच आ गया 4। या फिर आपको बच्चों इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि pH इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस लॉग C, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मेरे पास बच्चों Ka गिवन है, pKa ले आऊंगा, और कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, पुट करूंगा, मैं इससे भी आंसर ला सकता हूं, ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले से किया था।
ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 0.16 ग्राम N2H4 is dissolved in 500 ml solution. Determine pH of solution. Kb of N2H4 is 4 into 10 to the power minus 6. Kb गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और इस बार बच्चों हमें इसका मास गिवन है। जब भी बच्चों क्वेश्चन में किसी कंपाउंड का मास गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स मोल, और फिर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू हम जानते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगी इसकी वाटर के साथ, ठीक है। N2H4 का मुझे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और मोल्स इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया भी था बेसिक फॉर्मूले में। तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वेट बच्चों N2H4 का 32, कैसे? दैट इज 28 प्लस 4 32। मास मुझे गिवन है 0.16, वॉल्यूम मुझे गिवन है 500 ml। तो पहले मुझे इसको लीटर में चेंज करना होगा, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने? 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। मेरे पास यहां से N2H4 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है बच्चों, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। नाउ OH माइनस इक्वल्स टू मैं जानता हूं अंडर रूट KB इंटू C, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना, अंडर रूट KB इंटू C। अब KB की वैल्यू बच्चों मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन में फाइंड आउट कर चुका हूं, दोनों की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं। ये क्या है बच्चों? इट इज 10 टू दी पावर -2। तो 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, और 10 टू दी पावर -8 का अंडर रूट हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। तो एक्चुअली मेरे पास क्या आया था बच्चों? ये 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 का अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट हो गया 2, और 10 टू दी पावर -8 का अंडर रूट 10 टू दी पावर -4। मेरे पास यहां से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ बेस बच्चों। N2H4 जो है वो बेस है, वो इस तरह से बच्चों बेस है, वो OH माइनस रिलीज करता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए हमें उसका KB गिवन था क्वेश्चन में। तो ये बात भी समझना जरूरी है कि ये एसिड है या बेस है। तो इट इज अ एसिड बिकॉज वो वाटर के साथ रिएक्ट करके OH माइनस रिलीज करता है, क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर का H+ एक्सेप्ट कर लेता है, और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। ये बात हम आगे भी पढ़ेंगे। जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। तो ये वाटर से H+ एक्सेप्ट कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस। और देख लो OH माइनस रिलीज हो रहा है। तो ये बात भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अब हम बच्चों इजीली सॉल्व कर सकते हैं। POH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन में यहां से फाइंड आउट कर चुका हूं, इसको मैंने यहां पुट कर दिया। अब तो बहुत इजी बच्चों, log x इंटू वाई, log x माइनस log y, -4 आगे आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 3.70, मेरे पास POH आ गया। मैंने कहा था pH निकालना होगा, तो 14 माइनस POH वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। अब मैंने इसको पुट कर दिया, मेरे पास pH की वैल्यू आ गई 10.30। समझ आया बच्चों? तो मेन यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो इजी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pH ऑफ 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.7। हमें साफ दिख रहा है इट इज अ बेस बिकॉज OH है। फाइंड अमाउंट ऑफ NH4 प्लस इन मिलीग्राम इन द सॉल्यूशन। बच्चों इस बार हमें NH4 पॉजिटिव का अमाउंट यानी कि मास फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जानते हैं ये वीक बेस है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, इनिशियली प्रोडक्ट 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे pH गिवन है बच्चों NH4OH का, विच इज अ बेस। तो pH 9.7 गिवन है, तो POH कितना होगा? 14 माइनस 9.7 दैट इज 4.3। POH आ गया। अब मैं जानता हूं कि POH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो 10 टू दी पावर माइनस POH हमने पढ़ा था।
तो POH की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 4.3, तो -4.3। और बच्चों मैंने इसको आपको बताया था कि -4.3 को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैंने आपको इसका एक मेथड बताया था कि -4 में -1 ऐड कर दो और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू बची है इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ये -5 और ये हो जाएगा 0.7। दैट इज एंटी लॉग ले रहे हैं बच्चों हम। और 10 टू द पावर 0.7 किसका एंटी लॉग है? लॉग 5 का है ये, तो 5 और इसको एज इट इज लिख दिया। तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई बच्चों OH माइनस की। तो हमने क्या किया, पीएच को पहले POH में कन्वर्ट किया और फिर POH को हमने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट किया, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। दैट मीन्स कि 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 मोल्स ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन 1 लीटर। क्या बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं OH माइनस के, ये इसका मीनिंग हुआ पर लीटर। तो 1 लीटर में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन कितना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का? 10 लीटर। तो 1 लीटर में इतने मोल्स हैं, तो 10 लीटर में कितने होंगे? मल्टीप्लाई 10 कर दिया। ठीक है यहां तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -4। मेरे पास बच्चों OH माइनस के मोल्स आ गए 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, हमसे उसने अमाउंट पूछा है, तो बच्चों हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन मैंने मोल्स अभी किसके फाइंड आउट किए हैं? OH माइनस के। उसने मुझसे मास किसका पूछा है? NH4 पॉजिटिव का। तो अब कैसे करें? तो बच्चों अगर आप इस रिएक्शन में देख रहे हो तो ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, मतलब दोनों के मोल्स क्या हैं? इक्वल हैं। दोनों के मोल्स इक्वल हैं। जब ये 1 है तो ये भी 1 है, तो जब OH माइनस के इतने मोल्स होंगे तो NH4 पॉजिटिव के मोल्स भी कितने होंगे? सेम होंगे। तो बच्चों दोनों के मोल्स इक्वल हैं, हमें इस रिएक्शन से पता लग रहा है। यहां तक क्लियर है? समझ आई बात? अब मोल्स आ गए हैं मेरे पास NH4 पॉजिटिव के, तो मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को मैं इधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का टोटल 4, कितना आ गया? 18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, आंसर आ गया बच्चों मास का। क्लियर है? तो हमने NH4 पॉजिटिव का मास निकाल लिया। लेकिन ऑप्शन में अगर मिलीग्राम में हुआ तो बच्चों हम जानते हैं 10 टू दी पावर -3 जो होता है वो 1 मिली के इक्वल होता है, तो मैं इसको 9 मिलीग्राम भी लिख सकता हूं। डिपेंड्स ऑन ऑप्शन बच्चों। क्लियर है? समझ में आई बच्चों बात? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। अब बच्चों हम वाटर से रिलेटेड बातें करेंगे पूरी, कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, उसकी मोल्स क्या होते हैं, उसका अल्फा कितना होता है, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, उसकी पीएच वगैरह सब हम वाटर का बायोडेटा पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम वाटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। ये हमने पढ़ा था, वाटर न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 10 टू दी पावर -7 के इक्वल होती है रूम टेम्परेचर पर। ये हमने डिस्कस किया था बच्चों जब हमने पीएच स्केल पढ़ा था। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 के इक्वल है। ठीक है, यहां तक 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच 7 होता है तो पीओएच भी 7 होगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। तो पीएच इक्वल्स टू पीओएच होता है न्यूट्रल वाटर में बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर वाटर 1000/18। ये कहां से आया बच्चों? एक्चुअली बच्चों वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है 1 ग्राम पर ml, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1000/1, क्योंकि मिली को मैंने लीटर में चेंज कर लिया तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया 1000 ग्राम पर लीटर। तो वाटर की डेंसिटी 1 लीटर के लिए फिक्स होती है बच्चों 1 ग्राम पर ml, तो मास उसका 1 लीटर का फिक्स हो गया 1000 ग्राम। अब बच्चों
मोल्स इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हो गया 1000, मोलर मास हो गया 18, तो मास अपॉन मोलर मास सॉल्व किया 55.5। तो वाटर की ये जो मोल्स हैं ये भी फिक्स रहेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी फिक्स है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, ये कभी चेंज नहीं होगी। एट 25 डिग्री सेल्सियस हम बात कर रहे हैं जनरली। तो वाटर की डेंसिटी फिक्स है तो उसके मोल्स भी फिक्स रहेंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेशन निकालें अगर हम बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे पास कितना है? 1 लीटर है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 55.5 मोल पर लीटर। ये वैल्यू भी क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट, इसलिए उसके मोल्स कांस्टेंट, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है यहां तक। नाउ नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर। मॉलिक्यूल्स निकालना है तो बच्चों क्या करते हैं? मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मोल मेरे पास है 55.5 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, मेरे पास आ गए मॉलिक्यूल्स का नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन इन 1 लीटर वाटर। बच्चों मेरे पास मोल्स कितने हैं वाटर के? 10 टू H+ के। मेरे पास H+ और OH- के मोल्स कितने हैं? 10 टू द पावर -7। देख लो बच्चों, तो क्या किया हमने? एक्चुअली H+ एंड OH- के मेरे पास मोल्स हैं इन 1 लीटर 10 टू द पावर -7, क्योंकि बच्चों इसका मतलब होता है मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में मेरे पास 10 टू द पावर -7 मोल्स हैं। ठीक है। अब मुझे नंबर निकालना है इनका, तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा। तो मैंने क्या किया? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज टू नंबर ऑफ H+ रेशियो आयंस। हम रेशियो निकाल रहे हैं H2 मॉलिक्यूल्स और H+ आयंस का रेशियो नंबर का। तो ये इनके नंबर हैं। Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 को इधर ले आएंगे पॉजिटिव। इसका मीनिंग हुआ कि 1 H+ आयन इज ऑब्टेन फ्रॉम 55.5 इंटू 10 टू द पावर 7 H2O मॉलिक्यूल्स। यानी इतने H2O मॉलिक्यूल से सिर्फ एक H+ ही मिलता है, यानी नेग्लिजिबल बच्चों। इतने वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उससे सिर्फ आपको एक H+ ही मिलता है। इससे बात समझ आ रही है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है। क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स वाटर से सिर्फ एक H+ का मिलना मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट के बराबर है। ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये बच्चों वाटर इस तरह से आयनाइज होता है। वाटर का आयनाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप वाटर को एनर्जी दोगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वाटर, बॉन्ड ब्रेक होंगे, आयनाइज होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ H+ इक्वल्स टू C अल्फा हमने पढ़ा था। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वाटर की हम फाइंड आउट कर चुके हैं 55.5। H+ की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है 10 टू द पावर -7। तो बच्चों यहां से H+ की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कॉन्सेंट्रेशन मैंने पुट कर दी, तो यहां से अल्फा सॉल्व किया, इतना आया। परसेंटेज में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई 100 किया, ये वैल्यू आई। तो बच्चों ये वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कहां पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो बच्चों ये वैल्यू भी हमको डायरेक्ट लर्न ही कर लेंगे तो बेटर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बार बार। तो रूम टेम्परेचर पर वाटर के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की परसेंटेज में वैल्यू भी फिक्स रहती है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है वाटर की, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है। ठीक है। हेंस वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों यहां से भी प्रूफ हो रहा है और यहां से भी प्रूफ हो रहा है। वाटर का अल्फा बहुत कम आ रहा है, 10 टू द पावर -7 में जा रहा है, बहुत कम। इससे प्रूफ हो गया कि वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट निकालते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अभी हमने देखा वाटर इस तरह से आयनाइज होगा, तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। H+ की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, OH- की भी। न्यूट्रल वाटर में H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55.5 कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। तो बच्चों ये वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास? कांस्टेंट आ गई। कहां पर?
एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, तो वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये भी हमें डायरेक्ट लर्न ही होनी चाहिए बच्चों। नाउ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये एक बच्चों नया टर्म आया है, ये हमें अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, वाटर इस तरह से आयनाइज होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, हमने बात कर ली। अब बच्चों मैंने क्या कहा था कि वाटर का जो आयनाइजेशन है वो नेग्लिजिबल है। अभी हमने प्रूफ किया था कि 10 to the power 7 इंटू 55.5 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक H+ मिलता है, यानी वाटर का आयनाइजेशन बहुत नेग्लिजिबल होता है। वाटर की कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है 55.5, मतलब इस तरह से होता है कि अगर आप पानी की एक बकेट है आपके पास, एक बाल्टी भर पानी है, उसमें से अगर आप एक मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा? नेग्लिजिबल चेंज आएगा। आपको वाटर का लेवल अभी भी उतना ही नजर आएगा जितना पहले था। तो सेम वैसे बच्चों यहां होता है कि वाटर का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, चेंज होता है तो नेग्लिजिबल चेंज होता है। क्लियर है? तो कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट के पास ले जाऊंगा बच्चों। दो कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW कहते हैं। सिंस डिसोसिएशन टेक्स प्लेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, H2O may be regarded as a constant। मैंने कहा ना कि किसी भी रिएक्शन में जनरली वाटर का जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मैंने आपको किस एग्जांपल से समझाया कि एक बाल्टी भर पानी है, उसमें से अगर आप एक बूंद पानी निकाल भी लोगे तो वाटर की ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन में आपको कोई चेंज नजर ही नहीं आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही नजर आएगा। तो वाटर हमेशा जनरली रिएक्शंस ऐसे ही करता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, इन दोनों कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज KW। तो एक्चुअली KW इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों मेरे पास K इंटू H2O। इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो देखो ये मेरे पास आया, इसको हमने एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज KW। अब बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, वो मैं यहां पे पुट कर देता हूं। सॉल्व किया 10 to the power -14, तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी 10 to the power -14। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है, तो K इंटू H2O को KW कहते हैं, ये भी अभी हमने जस्ट पढ़ा। KW हमेशा K से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। हमको इस रिलेशन से साफ देखने को मिल रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू इस K से हमेशा बड़ी ही होगी। ओके, तो KW की 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू 10 to the power -14 कांस्टेंट हमें लर्न करनी है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ KW की बात करते हैं। KW को और कितने कितने फॉर्म से हम लिख सकते हैं? देखो बच्चों, ये तो हम जानते हैं बेसिक, हम जानते हैं वाटर में H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं KW इक्वल्स टू H+। मैं एक बार क्या कर सकता हूं, इस OH- की जगह पर H+ पुट कर सकता हूं, तो H+ इंटू H+ कितना हो जाएगा? H+²। या मैं क्या कर सकता हूं, यहां OH- रख सकता हूं, क्योंकि वाटर में दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं एक बार इसको OH- पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं बच्चों? H+ की जगह पर हम H3O+ लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मेथड है बच्चों ये, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। H+ प्रोटोन को हाइड्रोनियम आयन H3O+ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो H3O+ इज अ हाइड्रोनियम आयन विच इज एक्चुअली प्रोटोन H+। तो ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है बच्चों, तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म्स हमें समझ आने चाहिए, रटना नहीं है, ये वाली चीजें नहीं रटनी है बच्चों में। नेक्स्ट वही बात, अब जैसे मैंने इसको स्क्वायर लिखा वैसे मैं इसको भी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि H+ और H3O+ एक ही मीनिंग है। ठीक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। देखो बच्चों, ये हमारे पास KW का रिलेशन आया था अभी। KW की वैल्यू मेरे पास है 10 to the power -14, ये दोनों मेरे पास हैं।
अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड मैंने माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस लॉग के डब्ल्यू को लिखते हैं बच्चों पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग एच प्लस पी एच, माइनस लॉग ओ एच माइनस पी ओ एच। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। ये हमने बच्चों इसको रिप्लेस कर दिया यहां से, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। यहां तक ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये रिलेशन मेरे पास आया। अब नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल, तो पीएच और पीओएच की वैल्यू इक्वल होती है, 7 होती है, हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो बच्चों यहां पे पुट करेंगे 7 + 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसको रख सकता हूं, दैट इज 7 + 7 = 14। ये मैं कर सकता हूं बच्चों, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन कहां पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है ना तो बच्चों, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं बच्चों, pKw = pH + pH, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि pH और pOH इक्वल होते हैं न्यूट्रल वाटर में। तो हम pOH की जगह पर एक बार pH लिख सकते हैं और एक बार में pH की जगह पर pOH लिख सकता हूं। तो एक बार हमने क्या किया, अभी pOH की जगह पे pH लिखा, ये हो जाएगा 2pH। तो यहां से मेरे पास pH = आ गया pKw/2। हम सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं बच्चों, ये सब हमको रटना नहीं है, हमको बस क्वेश्चन में समझ आ जानी चाहिए बात कि वो किस तरह से हमें फॉर्म रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं क्या कर सकता हूं, एक बार मैं pH की जगह pOH रख देता हूं, तो pOH + pOH कितना हो जाएगा, 2pOH, मेरे पास ये आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या कंक्लूजन आया, pH = pOH होता है इन न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अभी हम वैल्यूज बात कर लेंगे। तो pH = pOH = pKw/2। ये मेरे पास बच्चों रिलेशन आ गया, समझ में आई बच्चों बात। अब हम इस रिलेशन का यूज किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू क्या क्या होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, तो pKw = -log Kw, ये भी हमें देखा था। हमें Kw की ये वैल्यू बच्चों में यहां पे पुट कर देता हूं, मैंने पुट कर दिया, -14 आगे आ जाएगा, pKw 14, तो देखो मैंने आपको बताया था 14, लेकिन ये वैल्यू कहां पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पे अभी हम देखेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर ही मानकर चलेंगे। तो pKw मेरे पास 14 आ गया, ठीक है। तो pH + pOH = 14 आ गया। तो बच्चों याद करो, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था हम आगे प्रूफ करेंगे, हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया और ये हमें समझना भी था। तो pH + pOH = pKw और pKw की वैल्यू है 14, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि मैंने कहा बच्चों, टेम्परेचर चेंज करने से वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, तो अल्फा इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा, तो और क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमें देखना है। तो बच्चों ये हमारे पास वाटर का आयनाइजेशन एंडोथर्मिक होता है। लीच-एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, या ऐसे बोल दो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर H2O का बॉन्ड धीरे धीरे इजीली ब्रेक होता जाएगा, इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये दोनों ही क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर वाटर का आयनाइजेशन बढ़ेगा, तो H+ और OH- दोनों इंक्रीज होंगे, है ना बच्चों। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन आगे जाएगा, दोनों का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब अल्फा इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अल्फा इंक्रीज होगा, ये हमने पढ़ा था और अभी हम इजीली समझ भी सकते हैं इसको। तो दोनों का अमाउंट बढ़ेगा और Kw इसी के इक्वल होता है, तो जब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो Kw भी बढ़ेगा, लेकिन बच्चों pKw कम होगा, क्यों, क्योंकि pKw इज इक्वल्स टू होता है -log Kw। अगर Kw इंक्रीज होगा तो बच्चों आगे माइनस लगा हुआ है, तो जब Kw इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है pKw क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। यहां तक ठीक है। एक और बात, H+ इंक्रीज होगा तो हम पढ़ चुके हैं pH डिक्रीज होगा, रीजन क्योंकि pH = -log H+ होता है।
तो H प्लस इंक्रीज तो पीएच भी डिक्रीज, OH माइनस इंक्रीज तो पीओएच डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चों ये इफेक्ट हमें मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंक्रीज तो KW इंक्रीज, बाकी ये सब चीजें क्या होंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, वही हमें अच्छे से समझना है। इसको बहुत आप केयरफुली देखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास KW की वैल्यू इतनी है, ठीक है। ऐसे बच्चों 90 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। ये वैल्यू हमें लर्न करनी है ताकि हमें कंपैरिजन समझ आ जाए। और कोई टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। वैसे तो बच्चों सबसे ज्यादा काम यही वाली वैल्यू आती है, हमें तो सिर्फ ये समझना है अभी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो KW की वैल्यू इंक्रीज हो गई। समझ आ रही है बच्चों बात, टेम्परेचर इंक्रीज करने से KW इंक्रीज हो गया तो PKW डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां से PKW निकालोगे तो 14 आएगा और यहां से PKW 12 आएगा। तो देख लो आप, KW कम हो रहा है तो KW इंक्रीज हो रहा है तो PKW डिक्रीज हो रहा है बच्चों। समझ में आई बच्चों। अब ये पूरा कंक्लूजन अभी हम देखते हैं। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर मेन तो बच्चों हमें यही ध्यान रखना है, बट 90 डिग्री सेल्सियस हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें कंपैरिजन समझ आ जाए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। तो देखो KW की वैल्यू इतनी है तो मेरे पास H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू KW। देखो आप यहां से बच्चों, है ना। अब मैं यहां पर पुट कर देता हूं एक बार 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 का अंडर रूट 10⁻⁻7। यहां रखो एक बार आप 10⁻⁻12 का अंडर रूट 10⁻⁻6। तो देखो बच्चों H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो गई। हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं बस। PKW 14, यहां PKW 12, PKW डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ा था। तो बच्चों pH 7 और यहां pH 6। इसका क्या मतलब है बच्चों, एक्चुअली बच्चों क्या हुआ ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से pH स्केल जो था ना वही पूरा शिफ्ट हो गया कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर जब pH 7 होता है तो हम उसको न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन अब न्यूट्रल की pH जो है वो 6 हो गई है। यानी ये पूरा स्केल ही शिफ्ट हो गया है। पहले 7 पर न्यूट्रल था रूम टेम्परेचर पर, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर pH स्केल नीचे शिफ्ट हो गया। तो पहले 7 पे न्यूट्रल हुआ करता था, अब 6 पे न्यूट्रल होगा। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना बच्चों कि 7 से 6 हो गया तो मतलब एसिडिक हो गया, नहीं। न्यूट्रल का pH यानी स्केल ही चेंज हो गया पूरा। पहले न्यूट्रल 7 पे हुआ करता था, अब न्यूट्रल 6 पर है। तो अगर आप 90 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हो तो आप इसके अकॉर्डिंग बोलोगे, यानी 6 के नीचे एसिडिक, 6 के ऊपर बेसिक। क्या बच्चों, 6 पर न्यूट्रल है, 6 से अगर ज्यादा होगा तो बेसिक, और 6 से अगर कम होगा तो एसिडिक, और 6 पे क्या होगा, न्यूट्रल। 6 से ज्यादा बेसिक, 6 से कम एसिडिक। और यहां बच्चों 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक, और 7 पे क्या, न्यूट्रल। तो बच्चों स्केल ही चेंज हो गया है पूरा, ये ध्यान रखना। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। परसेंटेज अल्फा बच्चों हमने फाइंड आउट किया था। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अल्फा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा वो हमें कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ग्रेटर हो जाएगा, ये हमें समझना है। आयनाइजेशन कांस्टेंट पहले इतना था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आयनाइजेशन कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो हमें नहीं देखना है। समझ आ गई बच्चों बात, क्लियर है। तो बच्चों हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से H प्लस OH माइनस दोनों बढ़ गए, जिससे कि pH कम हो गया। तो मैंने क्या कहा, पहले pH 7 पे न्यूट्रल था, अब pH 6 पे न्यूट्रल है, क्लियर है। तो जनरल pH स्केल अगर हम देखें एट एनी टेम्परेचर तो ये है बच्चों PKW/2, pH इक्वल्स टू 7 at 25, pH इक्वल्स टू 6 at 90 डिग्री सेल्सियस। कोई और टेम्परेचर होगा तो उस तरह से pH कम होता जाएगा, है ना। तो यहां पर है हमारे पास बच्चों बेसिक, और बच्चों यहां है हमारे पास एसिडिक। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्लियर हुआ है। समझ में आई बच्चों बात, पक्का, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
वैल्यू ऑफ pKw आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन वाटर, और आपको log 1.6 की वैल्यू गिवन है 0.18। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बच्चों आपको pKw की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, आपको H प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों, H2 के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था अभी जस्ट, बिल्कुल। तो बच्चों pH इक्वल्स टू pKw बाय 2, pKw की वैल्यू मुझे गिवन है बाय 2, तो pH आ गया मेरे पास यहां से 6.82। क्लियर है, ये रिलेशन अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था। तो मेरे पास pKw क्वेश्चन में गिवन है, pH मेरे पास आ गया। नाउ pH के लिए हम ये रिलेशन जानते हैं, तो H प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6.82, एंटी लॉग लेना है अब हमें। तो बच्चों या तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, या फिर वही बात मैंने आपको बताया था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं, सेम वही मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं एंटी लॉग का। अब ये क्या है बच्चों, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो आप इसका क्या मतलब है एक्चुअली। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पुट कर दिया। समझ आया बच्चों, क्लियर है। तो मेरे पास यहां से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी मैथमेटिकली है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ pH इक्वल्स टू 6 देन पॉसिबल नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों यहां टेम्परेचर मेंशन है, आपको बताना है pH इक्वल्स टू 6 पर नेचर क्या होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था 25 डिग्री सेल्सियस पर जब pH 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 7 से कम है इसलिए एसिडिक। तो pH लेस देन 7 सो एसिडिक नेचर, सो pH इक्वल्स टू 6 सॉल्यूशन वुड बी एसिडिक। तो मेरे पास आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। क्लियर है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 8 देन पॉसिबल नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमको टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें ये जो वैल्यू गिवन है, हमें इसको pH के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये हमें गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात समझने की बच्चों मैथमेटिकली, अभी H प्लस ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 8 है, लेकिन जब आप माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये जो मेरे पास साइन है कंपैरिजन का वो अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो दोनों साइड जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो मेरा साइन है ये अपोजिट हो जाएगा बच्चों। ये बात अच्छे से देख लेना आप, साइन अपोजिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। अब माइनस लॉग H प्लस pH होता है, माइनस 8 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 8, तो pH बच्चों 8 से छोटा है। और जब pH 8 से छोटा होगा तो बच्चों 8 से छोटे में तो वैल्यू 7 भी आती है, 6 भी आती है ना। अब 8 से छोटे में 8, अगर हम 8 से छोटे की बात करें बच्चों, तो 8 से छोटे में मेरे पास 7.8 भी आता है, 7.9 भी आता है, 7 भी आता है, 6 भी आता है। तो बच्चों अब नेचर हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 8 से छोटे में बेसिक भी है, एसिडिक भी है, न्यूट्रल भी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एनी वन इज पॉसिबल। हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, क्योंकि 8 से लेस देन में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7.8, 7.9 सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं एनी वन इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मे बी ग्रेटर, इक्वल टू, लेस देन 7, कुछ भी हो सकता है, 7 से बड़ा, छोटा, इक्वल, कुछ भी हो सकता है। और जब टेम्परेचर मेंशन नहीं हो तो मैंने आपको कहा था हमें रूम टेम्परेचर मान के चलना है। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं हो तो हमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मानकर चलना है। तो बच्चों 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा में बेसिक, 7 से कम में एसिडिक। तो वैल्यू हमारे पास 8 से कम है, तो 8 से कम में तो बेसिक भी आएगा, न्यूट्रल भी आएगा और एसिडिक भी आएगा। इसलिए आंसर हो गया बच्चों फोर्थ, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 से लेस है। वही बच्चों हमको करना है। तो सबसे पहले दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो साइन है कंपैरिजन का वो अपोजिट हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो गया साइन।
इसका मतलब होता है pOH -8 आगे आ गया। अब pOH 8 से ग्रेटर है तो pH क्या होगा बच्चों? अब pH इक्वल्स टू 14 माइनस pOH, दैट इज 14 - 8 मेरे पास 6। लेकिन pOH 8 से बड़ा है तो pH 6 से छोटा होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि pH इक्वल्स टू 14 माइनस pOH होता है। दोनों के साइन में अपोजिट होता है बच्चों, दोनों के साइन अपोजिट होते हैं। अगर pOH 8 से ग्रेटर है तो ऑब्वियस ही बात है pH 6 से छोटा होगा, जो वैल्यू आ रही है उससे छोटी वैल्यू आएगी। और 6 से छोटा बच्चों एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 7 पे न्यूट्रल होगा और 7 से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी वो एसिडिक होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमें मान के चलना है। तो आंसर हो गया बच्चों मेरे पास फर्स्ट। क्लियर है? समझ में है बच्चों बात? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन इन डिफरेंट केसेस। हमने वीक एसिड और वीक बेस के पीएच की स्टडी कर ली, उसके क्वेश्चन भी किए थे। अब हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो क्या होगा। मिक्स कर दें हम एसिड एसिड को, बेस बेस को, या एसिड को बेस के साथ, तो डिफरेंट केसेस का जो पीएच होगा हम एक्चुअली उसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए H+ इक्वल्स टू C और बेस के लिए OH माइनस इक्वल्स टू C होगा। यहां जो C है ना एक्चुअली बच्चों नॉर्मेलिटी है। क्या है बच्चों यहां पर C? आपको नॉर्मेलिटी लेना है, और हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, यहां C आपको नॉर्मेलिटी लेना है विच इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा 1 होता है। वीक एसिड के लिए बच्चों हमने पढ़ा था H+ इक्वल्स टू C अल्फा। तो आप इन दोनों में कंपेयर भी कर सकते हो। वीक एसिड और वीक बेस में अल्फा 1 से छोटा होता है, अल्फा 1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू यहां रखनी होगी। यहां आपने अल्फा देखो 1 पुट कर दिया, यहां भी आपने अल्फा 1 पुट कर दिया। आप इस तरह भी इसको समझ सकते हो। और बच्चों ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये भी हमने डिस्कस किया था। पीएच का ये वीक एसिड के लिए फॉर्मूला हो गया, ऐसी सेम वीक बेस के लिए बच्चों पीएच का फॉर्मूला। और पीओएच आएगा तो पीएच के लिए मैं क्या करूंगा, फिर हमने क्वेश्चन भी किया था इसका 14 माइनस पीओएच। तो ये बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब बच्चों एक बात आती है कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूं कि आपको गिवन है 10 टू द पावर -8 MnSCl। ठीक है बच्चों, सपोज आपको गिवन है 10 टू द पावर -8 MnSCl आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसकी पीएच बताओ। तो बच्चों pH इक्वल्स टू -log H+ आप रखोगे तो -log हम रखेंगे 10 टू दी पावर -8, -8 आगे आ जाएगा तो pH 8 हो गया। तो आप टिक कर दोगे आंसर। लेकिन बच्चों ये गड़बड़ है, गलत है। क्यों? क्योंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का रूम टेम्परेचर पे जो pH होता है वो 7 से कम होता है। लेकिन यहां pH 8 आ रहा है, तो 8 का मतलब तो बेसिक हो गया ना बच्चों। जबकि HCl इज अ एसिड, और एसिड का pH 7 से कम ही होना चाहिए, ना 7 और ना ही 7 से ज्यादा। तो यहां 7 से ज्यादा आ गया, तो फिर ये गलत हो गया। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी इस तरह से आपके पास pH एसिड का 7 या उससे ज्यादा आ जाए और बेस का pH 7 या उससे कम आ जाए, तो ऐसे केस में बच्चों हमें उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करना होगा। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो हमें उसे डाइल्यूट कंसीडर करना होगा। मतलब हमें उसमें वाटर को इंक्लूड करना होगा, हमें उसमें वाटर के H+ की कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्लूड करना होगा। तो बच्चों क्या कि pH ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस कंसीडर H+ एंड OH माइनस ऑफ वाटर ऑल्सो। तो बच्चों अगर मुझे H+ टोटल अब यहां रखना है, तो मैंने अभी सिर्फ एसिड का रखा था तो pH 8 आया, गलत। अब मैं क्या करूंगा, वाटर का H+ भी इसमें ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा, H+ इंक्रीज हो जाएगा, और जब H+ इंक्रीज हो जाएगा तो pH डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? ऐसे बेस के लिए हो जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए तो हम वाटर को भी इंक्लूड करेंगे, तो वाटर का H+ भी हम उसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि pH मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इस तरह से फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ऐसे बेस होगा तो हम OH माइनस वाटर का भी इंक्लूड करेंगे उसमें। ओके, क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? ठीक है।
pH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। अब मैं अगर 2 एसिड मिक्स करता हूं या 3 एसिड साथ में मिक्स कर देता हूं या मैं बेसिस को आपस में मिक्स करता हूं तो क्या होगा बच्चों? तो बच्चों कॉन्सेप्ट होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू N इंटू वी होता है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N इंटू वी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर मिक्सिंग होता है बच्चों। तो मिक्सिंग में क्या होता है ना, एसिड एसिड को मिक्स कर रहे हो या बेस बेस को मिक्स कर रहे हो, तो बिफोर मिक्सिंग के ग्राम इक्विवेलेंट और आफ्टर मिक्सिंग के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर मिक्सिंग इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर मिक्सिंग, ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब V क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज टोटल वॉल्यूम। NR, यहां पे एक्चुअली ये कौन है बच्चों? NR है, विच इज नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, यानी आफ्टर मिक्सिंग नॉर्मेलिटी क्या हो गया है। तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मूला आएगा। इस V फाइनल को मैं नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो मिक्सिंग, जब आप एसिड एसिड या बेस बेस को मिक्स करते हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। कहां से आया ये? ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इक्वल होता है इस तरह से बच्चों। ठीक है, और अगर एसिडिक मिक्सचर है तो NR जो होगा वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, और अगर बेसिक मिक्सचर है तो NR जो है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी वो OH- की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। भाई एसिडिक है तो उसमें H+ मिलेगा हमें, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। बेसिक है तो हमें OH- की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करना, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों। तो उसमें कॉन्सेप्ट कि एसिड के लिए बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, एसिड के लिए लिख दिया हमने, बेस के लिए बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। अब बच्चों एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर मिलता है, तो एक्चुअली ये न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड मतलब H+, बेस मतलब OH-। तो एक्चुअली बच्चों ये दोनों अपोजिट आयन है। जब आप एसिड एसिड को मिक्स करते हो तो एसिड एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, एक मिक्सचर बन जाता है। बेस बेस को ऐड करते हो, बेसिक मिक्सचर बनता है, वो आपस में ऐड नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमने सीधा बच्चों वहां पे क्या था, सिंपल हमने एडिशन कर दिया था, क्योंकि एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, एसिडिक मिक्सचर बनता है। बेस बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो सिंपली आपने एडिशन कर दिया। लेकिन बच्चों एसिड और बेस को जब साथ मिलाते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों अपोजिट आयन हैं, ये दोनों अपोजिट आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं हम कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है, कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट सपोज बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है, यानी कि बेस मेरे पास यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। बेस क्या है बच्चों? मेरे पास यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, जल्दी खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। एसिड ज्यादा है, H+ ज्यादा है सपोज, और बेस क्या है? कम है। बेस लिमिटिंग है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास रिएक्शन में लेफ्ट क्या बचेगा? क्योंकि एसिड ज्यादा है बेस के कंपैरिजन में, तो अगर एसिड ज्यादा है तो मेरे पास किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे? एसिड के बचेंगे। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा। तो देख लो, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि H+ ज्यादा होगा तो रिजल्टिंग मुझे H+ ही लेफ्ट मिलेगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हम एसिडिक कहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ज्यादा माइनस कम, क्योंकि यहां रिएक्शन हो रही है, ज्यादा एसिड है कम बेस है, तो ज्यादा वाला कम वाले को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हायर माइनस लोअर, रिजल्टिंग क्या बचेगा मेरे पास? H+। क्लियर है? तो ये मेरे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी बच्चों इन मिक्सचर। क्लियर है? ऐसे सेम बच्चों अगर हम बात करें बेसिक,
कि अगर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है, क्या बच्चों, इस बार उल्टा, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है, इस बार मेरे पास OH माइनस ज्यादा है, तो ये ज्यादा इस कम वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्योंकि OH माइनस ज्यादा है तो रिजल्टेंट मेरे पास OH माइनस मुझे फ्री मिलेगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक। तो हाइयर बेस है, लोअर एसिड है, तो बेस माइनस लोअर एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा मुझे OH माइनस का। समझ आई बच्चों? तो एसिड एसिड होगा तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, बेस बेस होगा ऐड कर देंगे, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। लेकिन जब आप एसिड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो तो ज्यादा वाला कम वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो ज्यादा होगा वो बचेगा, तो रिजल्टिंग हम उसी से डिसाइड करेंगे। तो एसिड ज्यादा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, बेस ज्यादा तो यहां रिजल्टिंग कौन बचेगा, OH माइनस। क्लियर है बच्चों? दैट इज द कॉन्सेप्ट। और ये फॉर्मूले अब हमको डायरेक्ट लर्न करने हैं, बट ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब थर्ड केस कि सपोज दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, कि सपोज एसिड भी मेरे पास 10 ग्राम इक्विवेलेंट है और बेस भी मेरे पास 10 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब जब दोनों का ही अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देंगे बच्चों। ना मेरे पास रिजल्टिंग एसिड बचेगा, ना मेरे पास रिजल्टिंग बेस बचेगा, ना H+ मिलेगा, ना OH माइनस मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। तो हमें डायरेक्ट उसका पीएच क्या मिल जाएगा बच्चों? 7 मिल जाएगा। तो ना यहाँ एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, दोनों मुझे इक्वल मिलेंगे, तो पीएच मुझे रूम टेम्परेचर पर 7 मिलेगा। समझ आ गई बच्चों? यहां से हम समझ सकते हैं कि देखो एसिड अगर ज्यादा तो H+ ज्यादा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, तो यहां मुझे बच्चों पीएच 7 से कम मिलेगा। अगर बेस ज्यादा तो OH माइनस ज्यादा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक, मुझे यहां पीएच 7 से ज्यादा मिलेगा। समझ आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? और जब दोनों इक्वल तो ना H+ मिलेगा ना OH माइनस मिलेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल, तो पीएच हो जाएगा 7।